हो गया, आगे चले 3.4। ओके, ये देखो पाई इज इक्वल टू MRT, ठीक है। मोलारिटी मुझे कैलकुलेट करना है। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अभी ये देखो एक इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है, जो सॉल्यूशन है वो है हमारा 5% W/V। इसका मतलब क्या है 5, सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद ये है पहला वाला जो होता है वो सॉल्यूट के लिए होता है, और नेक्स्ट वाला किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। 5 वेट किस में लिखेंगे, वेट हम लोग ग्राम में लिखेंगे, तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इज प्रेजेंट इन, सेकेंड वाला किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है, एंड वॉल्यूम हम लोग किस में लिखेंगे, ml में लिखेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम लास्ट वाला जो सॉल्यूशन है वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 100 में, तो इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास 5, सॉल्यूट कौन है, केन शुगर, इसीलिए मोलर मास कितना हो जाएगा 342। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कुछ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहां पे है 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये उठा के यहां पे पुट करो, 5/342 डिवाइडेड बाय 100 बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.0871 और 21, सॉरी 21 इंटू 288, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3.4 ATM, हो गया। या आगे चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी 2.2 वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं। ये वाला 1.2 है शायद तुम लोगों का बुक में। यहां पे भी 2 इक्वेशन बनेगा, हाँ 2 केस बनेगा यहां पे भी। चलो करो, ये करो, उसके बाद में हम लोग नया टॉपिक में चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना नहीं आया, ये बता दो। नहीं आया, पढ़ लिया पक्का? okay. सब लोग पढ़ लिया क्वेश्चन? पढ़ लो एक बार, नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा, इजी है ये वाला भी। यहां पे 2 केसेस है, पढ़ लिया क्वेश्चन? कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी चाहिए सेकंड केस का। हो गया, सब लोग पढ़ लिया क्वेश्चन? समझ में नहीं आया? नहीं आया ना सबको समझ में? अबे बोल रहे, समझ में आया चिराग? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब कर, जिसका नहीं आया वो उसको मैं बता देता हूं। आज का जिसका नहीं आया वो बता, देख ले नीचे है, जिसको नहीं आया क्वेश्चन वो देख ले। एट 3, देख लिखा हुआ है एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in a liter of its solution has the osmotic pressure 4.98 bar। अच्छा ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन बोला गया है कि हमारा एक, सपोज कि मान लो ये एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है जहां पे 36 ग्राम ग्लूकोज है, 36 ग्राम ग्लूकोज है,
ठीक है, एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, 36 ग्राम ग्लूकोज है, तो जैसे यहाँ पे 36 ग्राम ये सोल्यूशन में 36 ग्राम ग्लूकोज तुम डुबो देते हो तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारा 4.98 बार। ये बात समझ में आया? ग्लूकोज का एक सोल्यूशन है और ग्लूकोज यहाँ पे सल्यूट है, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पे 36 ग्राम ग्लूकोज डुबा दिया तो तुम्हारा जो हमारा ये होगा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हमारा होगा इतना। तो केस नंबर 1 लिख लेता हूं। केस नंबर 1 कैसे लिखूंगा? पाई इज इक्वल टू MRT, केस नंबर 1, ठीक है, केस 1। तो यहाँ पे हमारा पाई का वैल्यू कितना है? 4.98, ठीक है सर। एम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हो ना? एम का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है 0.891 और टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला गया है? एट सेम टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो मैं टी मान लेता हूं, कुछ नहीं बोला गया। यहां तक समझ में आया? ठीक है सर। ओके, तो देखो 4.98 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सल्यूट का मास दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। अच्छा ठीक है, देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 36, मोलर मास कितना केन शुगर का ग्लूकोज का 180, ठीक है सर। वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर ऑलरेडी बोला गया है, इंटू 0.891 इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन दिया हुआ है। 300 केल्विन, चलो 300 केल्विन। टेम्परेचर का कोई फायदा नहीं है, फिर भी मैं लिख लिया तुम लोगों के लिए, ठीक है। ओके, अच्छा, बारे बारे ये क्यों गलती कर देता हूं मैं? 2-1, हाँ, इसका भी कोई महत्व नहीं है ये क्वेश्चन के लिए। ये केस नंबर 1 समझ में आ गया। अच्छा, केस नंबर 2। अभी केस नंबर 2 में सुनो, अभी बोला गया है, अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 1.52, अभी बोला गया है कि यही सेम सोल्यूशन में, यही सेम ग्लूकोज का ही सोल्यूशन है, हाँ, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारा इतना ना होके तुम्हारा हुआ 1.52 बार हुआ, ठीक है, ठीक है। ये सेम सोल्यूशन है लेकिन तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो गया, तो तुम्हें पूछा गया कि मोलारिटी बता दो, ठीक है। तो केस नंबर 2 कैसे बताऊंगा? पाई इज इक्वल टू MRT, ठीक है सर। टेम्परेचर भी सेम है, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस होगा। अभी सुनो, पाई का वैल्यू कितना दिया गया है? 1/52 इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू m। m का वैल्यू मुझे नहीं पता, वही तो चाहिए। r का वैल्यू 0.0821, ठीक है, इनटू टेम्परेचर। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। मान लिया? यहां तक समझ में आया क्या? पक्का पक्का। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अभी केस 1 को केस 2 से अगर तुम डिवाइड कर देते हो, क्या तुम्हें m का वैल्यू मिल जाएगा? मिल जाएगा ना? तो करो, वही तो करना है। नहीं समझा क्या? टेम्परेचर भी 300 केल्विन ही होगा, इसीलिए टेम्परेचर को कुछ महत्व नहीं है, यहाँ पे 300 ही होगा, ठीक है। इसीलिए इसको कैलकुलेट मत करना, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों इक्वेशन नंबर 1 का जरूरत नहीं है? ओके, ये सोच रहे हो कि इक्वेशन नंबर 1 का जरूरत नहीं है, यहां से तुम मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, ये सोच रहे हो? अच्छा, ठीक है। और कुछ है क्या यहाँ पे? क्या पूछा गया है? इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर और इफ द कंसंट्रेशन
अच्छा ठीक है, हाँ तुमने सही बोला, ये बात तो ठीक ही है। आर का तो इतना कोई खास जरूरत था नहीं मेरा। हाँ ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा। इनको कैलकुलेशन करने के बाद भी मोलरिटी यहाँ पे भी निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। सही बोला इसने, क्योंकि सारा वैल्यू तो हमें दिया ही हुआ ही है। सेम टेम्परेचर बोला गया है, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस ही है, सॉरी 300 केल्विन ही है। तो ये वाला कैलकुलेशन करके भी तुम मोलरिटी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इजी ये होगा कि तुम दोनों को डिवाइड कर लो तब मोलरिटी निकाल लो, ये इजी ज्यादा होगा। ऐसा कैसे? वही तो सोच रहा हूं, नहीं तो इक्वेशन 1 काम नहीं है तो इक्वेशन नंबर 1 का इतना सारा इंफॉर्मेशन क्यों दिया? कुछ तो जरूरत होगा। अच्छा एक बार कैलकुलेट करके देखो तो, इक्वेशन नंबर 1 को ना यूज करके कैलकुलेट करके देखो तो कितना आंसर आता है। हाँ कितना आया? 0.061। इक्वेशन नंबर 1 यूज ना करके। हाँ लेकिन ठीक ही तो है, वही आंसर है, लेकिन इसको क्यों दिया है ये समझ में नहीं आया, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन। हाँ ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर नहीं दिया होता, ओके ये क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन तब हो जाता अगर टेम्परेचर अगर नहीं दिया होता, तब तुम्हें डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, इसीलिए अभी इसमें ही सॉल्व हो जाएगा ये वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बात भी सीख लो। अभी तो तुम लोग ये वाला करके कैलकुलेट कर लिए। अच्छा सुन लो, अगर सपोज कि टेम्परेचर अगर नहीं दिया होता ना तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ता। हाँ ये बात याद कर लेना। आगे चलते हैं। अच्छा है तुम लोग सोचा ये बात। समझ में आया ना सबको ये बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा यही क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर ना दिया होता तब तुम्हें डिवाइड करना पड़ता। हाँ टेम्परेचर ना दिया होता, बोल देता कि सेम टेम्परेचर है तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ता। ठीक है सर, लेकिन क्योंकि यहां पे 300 केल्विन ऑलरेडी दिया हुआ है तो तुम्हें ऐसे इक्वेशन नंबर 2 से ही तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब इस पे ही केस 2 से ही तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहां के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। हाँ 1.28 को करो, 1.28 ये इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल। वन पॉइंट टू एट इजी क्वेश्चन है ये। मास परसेंटेज आगे हम लोग कर चुके हैं। क्या हुआ? क्या मैं हट गया था क्या? चलो चलो चलो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो गया हम लोगों का, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। वेंट हॉफ फैक्टर। चलो 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 जल्दी जल्दी। पानी नहीं, पानी खत्म हो गया। हाय हाय हाय।
ओ अड्डी लगाओ बहुत दिन पास देखी पालो আজিকালি আছে না আপনি দাও এই ওয়াটার কেনেকে সলিউশন কথা তাতে স্কেচ ললে নেকি আৰু এটা লোৱা কথা আছে বুলি আপোনালোকৰ মই ললো নহয় মই আৰু এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছো হোম ষ্টে এটাটো আছিলে অলৰেডি এটা বেলবলা ষ্টাৰ্ট কৰিছো মানে লাহে লাহেকে নেক্সট ইয়াৰ লৈকে মই শিফট কৰাৰ প্লেন কৰি আছো এই ইয়াতে বিজনেছ মাৰি তাহাত কেইটা বহুত ডাউন চলি গৈছে গৈছে চলাই আছে নে চলাই আছো আৰু এটা হাতত পইচা অলপ কম আছে সেইকাৰণে তাতেতো আপোনাৰ লাগিব ন 20 মান লাগিব কমছে কম তেতিয়া পইচা হ'ব মই শিফট কৰি দিম গৰম কেনেকা এসি সিসি লগাই দিয়ক ইয়াতে अबे ये क्या क्या मास परसेंटेज जल्दी करो कितना आया हाँ तो सही जगह बैठ लिया नए स्टूडेंट के लिए मुझे थोड़ा सा खराब लगता है फिर भी मैं क्या करूं इसके लिए मैं रिकॉर्ड करता हूं तुम लोग देखोगे नहीं तो मैं क्या करूं अच्छा ठीक है कल के क्लास आ जाना मैं फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड जो नहीं किया था वो मैं करा दूंगा कल का क्लास उसके बाद रेगुलर क्लास एकदम यूट्यूब में पूरा अच्छे से मेंशन किया हुआ है हाँ देख लेना आज कुछ डिफरेंट नहीं है वही तो रिकॉर्ड होता है जल्दी जल्दी उसके बाद नेक्स्ट बेंटो फैक्टर पे जाते हैं कितने आया कितना आया 1.4 ओके 1.4 हाँ 1.4% 1.424 एक्चुअली आगे चलते हैं इसके नीचे वाला नैरोफिन वाला क्वेश्चन होमवर्क में ले लो उसका नीचे का दो क्वेश्चन होमवर्क में दे दो नैरोफिन वाला ले लो एंड अमाउंट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड वो वाला भी ले लो होमवर्क कल का क्लास में करके आना कल क्लास है क्योंकि नेक्स्ट वीक में हाँ 9:30 बोला ही तो नहीं 8:30 फर्स्ट ईयर का है ठीक है जिसको जिसको बेसिक चाहिए मतलब वो जो परसेंटेज वो वाला चाहिए वो आ जाए ठीक है जिसको ऑलरेडी सीख चुका है आके कोई फायदा नहीं होगा उसको फर्स्ट ईयर के साथ क्लास करना पड़ेगा कल आने से अभी ईगो में मत लो कि फर्स्ट ईयर से क्यों करे हम तो बड़े हैं चलो नेक्स्ट टॉपिक वेंटो फैक्टर ये हो जाएगा ना 1.424 ठीक है सर होइसे ना ना ज्योति होइसे एरी एरी ना जाबी इमानो कूल নহবি ভাই তোৰ এজত মই বহুত কুল আছিলো সেইকাৰণে মই পঢ়াই আছো তই পঢ়ালে কোনো বুজি নাপাব ठीक है किसी को कुछ पूछना है क्या ये क्वेश्चन के रिलेटेड ऊपर में मास ऑफ एस्पिरिन रखना है नीचे में टोटल मास रखना है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आगे चले देखो नीचे में कितना मास रखा टोटल मास प्लस करके रखा इन दोनों को हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही है चलो वेंटो फैक्टर
वेंट ऑफ फैक्टर। अभी मैं बोलूंगा, किसी को पूछूंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, की हो ज्योति कसुन मैं क्रॉक्स उड़ाई मारी क्यों मारी से बोली गले क्रॉक्स है कारण मारी दिसे बोली गम वेंट ऑफ फैक्टर क्या है चिराग? वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर नहीं, सॉरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, यही तो है। अच्छा ठीक है, सुनो, अच्छा सुनो, ये लो, ये लो एक बूंदिया का लाडू लड्डू, किसका लड्डू है ये? बूंदिया का लड्डू है, ठीक है। ये किसका लड्डू है? बूंदिया का लड्डू है, छोटा छोटा बूंदिया का दाना से बना हुआ है, ठीक है सर। सुनो सुनो, वेंट ऑफ फैक्टर अगर सीखना है तो बूंदिया का लड्डू सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने लिया, आ जाओ आ जाओ। ये क्या है? बूंदिया का लड्डू, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पे एक कंटेनर में एक पानी, मैंने पानी ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया यहां पे, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक बूंदिया का लड्डू यहां पे फेंक दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने बूंदिया का लड्डू फेंका तो इसका दाना सारा टूट गया, ठीक है, ओके। तुम्हें कोई पूछ रहा है बाहर से कि तूने यहां पे कितना सॉल्यूट का मॉलिक्यूल डाला था। तुमने सॉल्यूट, क्योंकि ये बूंदिया का लड्डू सॉल्यूट होगा ना, तूने सॉल्यूट कितना डाला था? तुम कितना बोलोगे, कितना सॉल्यूट डाला था? अरे बोलो, देख रहे हो ना तुम्हारे सामने में, एक डाला था। ऑब्वियसली अबे भाई, थोड़ी केमिस्ट्री पूछ रहा हूं मैं, एक ही तो डाला था, एक बूंदिया का लड्डू डाला था। लेकिन जैसे ये सोल्यूशन में गया, सोल्यूशन में जैसे ही, मतलब ये जब पानी में गया, ये कितना सॉल्यूट में कन्वर्ट हो गया? मतलब बहुत में, पकड़ो कि 100 सॉल्यूट में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं? है कि नहीं? अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन फिर से जाते हैं। सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें कैलकुलेट करना है, सपोज कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, पाई इज इक्वल टू एमआरटी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। पाई इज इक्वल टू एमआरटी में तुम ऐसा कैलकुलेट कर रहे हो, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसके बाद आरटी, ठीक है। देख ले, नहीं तो जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तुम जब ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तुम्हें कोई पूछ रहा है कि तुमने कितना सॉल्यूट डाला, तुम बोलोगे कि मैंने 1 मोल डाला, इसको मोल मान लेते हैं, हाँ 1 मोल डाला। लेकिन ये सोल्यूशन पे जाके कितना मोल हो गया? 100 मोल। तो तुम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, तुम तो 1 मोल डाला, तुम एकदम ईमानदारी से यहाँ पे कितना मोल लिखा? 1 मोल लिखा, एंड वॉल्यूम लिखा, आरटी लिखा, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर तुमने कैलकुलेट कर डाला, ठीक है। नहीं समझ में आया? और फोन में बात करो, आराम कर। फिर से बोलू क्या पूरा कहानी? हाँ, किसी को समझ में नहीं आया तो बता दे, याद रहेगा ये सब एग्जांपल से। अबे बोल दे फिर से, ओके, फिर से कहानी, फिर से ये लो, वेंट ऑफ फैक्टर समझाना है मुझे। ये लो, ये पानी, ये वाटर, ठीक है। तुम्हारा पास बड़ा सा एक लड्डू है, ठीक है। पकड़ लो, ये लड्डू 1 मोल का है, ठीक है। मतलब एक लड्डू मतलब 1 मोल। और सर एक लड्डू 1 मोल का है, ठीक है। तुमने पानी में फेंका इसको, मान लो
कि तुमने इसको पानी में फेंक दिया, ठीक है। पानी में फेंकने के बाद में ये सपोज के मान लो कि एक एक दाना एक एक मोल का हो गया, मतलब बहुत सारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है, बहुत सारा सॉल्यूट, सारा एक मोल का है। नंबर में सोच लो, तुम मोल वोल मत सोचो, तुम ऐसा सोचो कि तुमने सॉल्यूट एक डाला था, उसके बाद एक डाला था क्वांटिटी, लेकिन जब तुमने फेंका तो ये बहुत सारा में टूट गया, मतलब सॉल्यूट बहुत सारा हो गया था, ठीक है। अभी तुम्हें कोई ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने दे रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तुमने क्या किया, ऊपर पे नंबर सॉरी तुमने क्या किया, पाई इज इक्वल टू एमआरटी का फॉर्मूला लगाया एंड ऊपर में एम के जगह में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आरटी, ठीक है। तुम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना डालोगे, इसका वैल्यू कितना डालोगे बोलो, क्यों वो डालोगे, 1 डालोगे, क्योंकि तुम थोड़ी पानी के नीचे में क्या हो रहा है तुम्हें तो दिखाई नहीं दिया ना, तुमने हाथ से एक बूंदिया का लड्डू डाला था, तुम यहां पे 1 डालोगे ना, है कि नहीं, 1 डालोगे। उसके बाद वॉल्यूम का सॉल्यूशन जो भी हो, एक्स जो भी हो उसको पुट करोगे, आर पुट करोगे, पाई का वैल्यू निकल के लाओगे, ठीक है। और पाई का वैल्यू सपोज कि आ गया कि 20 बार आ गया, ठीक है। लेकिन तुम अभी आंसर चेक कर रहे हो, ठीक है, किताब के साथ आंसर चेक कर रहे हो, किताब में आंसर लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू 42 बार, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अभी तुम कंफ्यूज हो गए कि मैंने तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो क्वेश्चन में दिया था 1 मोल ही डाला था, ठीक है, लेकिन अभी जो आंसर आ रहा है मैच क्यों नहीं कर रहा है, मेरा तो सारा डाटा भी राइट है, तुम्हारा आंसर इसीलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 डाला, लेकिन ये जैसे पानी में गया ये टूट गया, ठीक है। अभी आएगा जो हमारा सॉल्यूट होता है, ये 2 तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छे से सुनो, ठीक है, अच्छे से सुनो, हमारा सॉल्यूट 2 तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये जाके सॉल्यूशन में टूट जाएगा, ठीक है, एंड जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये सॉल्यूशन में जाके नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, ठीक है। मतलब तुम जितना डाल रहे हो उतना ही रहेगा। जैसे कि सपोज कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल मैं दूं तो जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, केन शुगर, ये जाके सॉल्यूशन पे नहीं टूटेगा, ठीक है। इसीलिए इतना टाइम से जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे थे वहां पे बस और बस सॉल्यूट मैंने क्या लिया, यूरिया लिया, नहीं तो ग्लूकोज लिया, नहीं तो केन शुगर लिया, क्योंकि उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर 1 डालते हो तो 1 ही होगा। लेकिन सपोज कि मान लो इसके जगह में मैंने NaCl ले लिया, ठीक है, अभी NaCl को लेकर मैंने पानी में फेंक दिया, पानी में 1 मोल ऑफ NaCl मैंने पानी में फेंक दिया, ठीक है, ये देखो 1 मोल NaCl मैंने पानी में फेंक दिया, ये जाके टूट गया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। तुमने कितना मोल NaCl डाला था, मतलब सॉल्यूट का कितना मोल डाला था, 1, ये सॉल्यूशन में जाके कितना मोल हो गया, 2, तो तुम्हें एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना डालना चाहिए था, 2 डालना चाहिए था, लेकिन तुम कितना पुट करके आया, 1, ठीक है, इसीलिए तुम्हारा आंसर गलत आ रहा था, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो वेंटर फैक्टर है ये मुझे बताएगा ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये कितना गुना बढ़ गया या तो कितना गुना घट गया ड्यू टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सॉल्यूट, उसको हम लोग वेंटर फैक्टर वहां से हम लोगों को पता चलेगा। मतलब हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाएगा, नहीं तो घट जाएगा, ठीक है। वो कितना गुना घट गया नहीं तो कितना गुना बढ़ गया वो हमें कौन बताएगा, वेंटर फैक्टर बताएगा, ठीक है। समझ में आया वेंटर फैक्टर, पक्का वही बूंदिया लड्डू वाला सोच लेना, इतना टाइम में हम लोग 1 बूंदिया का लड्डू फेंक रहे थे और कैलकुलेशन में भी 1 ही डाल रहे थे क्योंकि वो बूंदिया का लड्डू टूटा नहीं था, लेकिन अभी टूटना शुरू कर देगा, अभी जैसे ही टूटना शुरू कर देगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, वो मुझे वेंटर फैक्टर से पता चलेगा, ठीक है। ओके, ये बात लिख लो, सोल्यूशन 2 तरह का होता है, सॉल्यूट 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल लिख लो, यूरिया, केन शुगर, ग्लूकोज एंड कुछ पॉलीमर्स भी रहते हैं,
कहानी दिमाग में बैठा कि नहीं? बैठ गया ना? किसी को फिर से सुनना है क्या कहानी? नहीं है? नहीं तो ये पेन को भी सोच सकते हो, जैसे पेन को मैंने फेंका, ये अंदर जाके खुल गया। ठीक है, मैंने डाला था एक ही सल्यूट का एक ही पार्टिकल, लेकिन कितना हो गया जाके 2। ठीक है सर? अच्छा, तो वेंटा फैक्टर का जो हमारा वेंटा फैक्टर, अच्छा अभी वेंटा, अच्छा देखो वेंटा फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से, और इसका लिखने का तरीका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, नहीं तो एसोसिएशन, यहां पे एसोसिएशन लिख देना, हाँ डिसोसिएशन नहीं तो एसोसिएशन। ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन नहीं तो एसोसिएशन। ठीक है, ऊपर में आफ्टर, नीचे में बिफोर। आजकल लॉन्ग कुछ ज्यादा कॉल नहीं आ रहा है तेरा? ठीक है से? अच्छा, अभी और एक बात सुनो, जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट बोला, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? हाँ, जो टूट जाएगा, एग्जैक्टली जो सल्यूट टूट जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट जो है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है सर? अभी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसका जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा, डी और ए लिख देता हूं, हाँ, ये होता है 100%। मतलब अगर 100 को जोड़ के, सपोज कि मान लो 100 टुकड़ा में ये टूट सकता था, तो 100 टुकड़ा में ही टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसका 100% नहीं होता है, नॉट 100%, नॉट 100%, बहुत कम होता है, लगभग 0.05% ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इतना ज्यादा नहीं टूटता, थोड़ा सा टूटता है। ठीक है, ठीक है। टॉपिक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वेंटा फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ वेंटा फैक्टर फॉर 100% डिसोसिएशन। ये लिख लिया ना, ये वाला बात लिख लिया ना, लिख लो, ये वाला बात लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ वेंटा फैक्टर फॉर 100% डिसोसिएशन, ये वाला बात लिख लेना। हाँ, ये वाला बात लिख लेना। ये ऊपर वाला भाई वेंटा फैक्टर का फॉर्मूला भी लिखना है। डी मतलब डिसोसिएशन, ए मतलब एसोसिएशन। ठीक है सर? नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, NaCl, ये लिख लिया ना, कंप्लीट। अच्छा, पोचू, अच्छा ठीक है, से देख आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, NaCl, NaCl का वेंटा फैक्टर निकालना है। NaCl, तो NaCl टूटेगा कैसे? देखो, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे तो टूटेगा, है कि नहीं? ये 100% टूट गया, ऐसे मान लिया मैंने, 100% टूट गया, तो ऐसे मान लिया, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो रहा है, कितना मोल्स हो रहा है? 1 1 2 हो रहा है, तो इसमें कितना लिखेंगे? 2। बिफोर कितना था?
तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओके, ठीक है से। नेक्स्ट MgCl2, इसके लिए लिख के बताओ मुझे। MgCl2 इसके लिए लिख के बताओ। चलो चलो लिखो लिखो। कितना हुआ? 2 नहीं 3। ये कैसे टूटेगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अच्छा टूटता कैसे है ये तो पता है ना? नहीं पता, नहीं पता तो तब भी देख लो। देखो अच्छा ठीक है बताते हैं। सपोज कि मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है XY, ठीक है, XY कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखो X लिखो, पहला वाला पार्ट पॉजिटिव, सेकेंड वाला पार्ट नेगेटिव, ठीक है सर। सपोज कि मान लो XY2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे लिखना है? पहले में X प्लस ये जो 2 है इसको आगे में लेकर आओ 2, ठीक है, उसके बाद Y, ठीक है। अभी बात आता है ये पॉजिटिव नेगेटिव जो लिखता हूं मैं, इसमें बहुत थोड़ा सा तुम लोग देखो, मैं समझाऊंगा लेकिन मैक्सिमम लोगों को पीरियोडिक टेबल भी पता नहीं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। ओके कोई बात नहीं। जैसे कि मैग्नीशियम को ऊपर में, अच्छा तुम लोग ऐसे ही कर लेना। नहीं अभी मैं बोलूंगा कि मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसीलिए +2 देते हैं। तो मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को पीरियोडिक टेबल नहीं पता। कैसे नहीं पा रहा पीरियोडिक टेबल को? কোনো নোৱাৰো এইটোৱে কৈ আছো। तो पीरियोडिक टेबल ना पारो কোনো কথা নাই, यार पर तो बुझी पाए आसु ना, समझ में आ रहा है ना? 3 आ रहा है ना, हो गया, ठीक है। चार्ज से क्या फायदा? चार्ज तो यहाँ पे जरूरत भी नहीं है मेरा, ठीक है सर। नेक्स्ट Al2SO4 3, चलो इसको लिख के बताओ। सिक्स कैसे होगा? तोड़ो इसको। फाइव, यस 5 ही है। कैसे होगा? देखो 2Al एक्चुअली इस पे 3 पॉजिटिव होता है, 3 पॉजिटिव। ओके मैं ऐसे बता देता हूं, तुम लोग जिसको समझ में आए वो समझ जाए। देखो जो मैग्नीशियम है ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसीलिए 2 पॉजिटिव, ठीक है। ओके जो क्लोरीन है वो ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है। अच्छा छोड़ो बेकार कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, लेकिन एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना कैसे तुमने निकाला वेक्टर फैक्टर। अच्छा ठीक है पीरियोडिक टेबल एक बार देख के आना, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2। अच्छा ठीक है, अब फिर से पीछे जाने का मन नहीं करता। अच्छा ठीक है ये तो समझ में आ गया ना। उसके बाद 3 लिखूंगा, उसके बाद SO4 के ऊपर में चार्ज 2 नेगेटिव होता है, मैंने तुम लोगों को बोला था, ठीक है यही है। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना हो जाएगा? 5। ओके नेक्स्ट लास्ट एक करता हूं, उसके बाद छोड़ देता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने से यही पूछेगा। K4FeCN6। अच्छा सुनो, अच्छा इसको मैं ऐसे समझाऊंगा। अच्छा सुनो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अच्छा एक बात मुझे सुनो, इसको मैं सपोज कि मान लो ये वाला, सुन लो, देख लो, ये वाला पेन को मैं पानी में फेंक रहा हूं, ठीक है। पेन को फेंक रहा हूं मतलब ये ऐसा टूट गया, ठीक है।
क्या इसका अंदर में जो रिफिल था वो निकला? नहीं निकला। वैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में जो चीज है वो डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। ये एक पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट ये रहेगा, ठीक है। सपोज कि मान लो ये खोप ये है और ये वाला पार्ट ये है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको तोड़ोगे कैसे? अभी चलो तोड़ो। अबे भाई तोड़, कैसे तोड़ोगे? हाँ, K4+ नहीं, 4K+। हाँ, तो कैसे तोड़ोगे इसको? ऐसे तोड़ोगे, 4K पॉजिटिव प्लस ये वाला कंप्लीटली एक पार्ट होगा FeCN6 और ये हो जाएगा 4 नेगेटिव हो जाएगा। ओके, कल का क्लास में मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव समझा दूंगा, ठीक है। आज मुझे फिर से पीछे जाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है सर। तो आई वैल्यू कितना हो जाते हैं? आई विल बी 5 डिवाइडेड बाई 1, तो 5 हो जाएगा, ठीक है सर। ओके, हो जाएगा आज के लिए।